जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टैक्स का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 29। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था पास पेपर्स का, जो क्वेश्चन नंबर 2 था। आज हम वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं पास पेपर्स का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़मान वाला। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट को अंडरलाइन करें। ठीक है, the amount to be included in the taxable income of Zaman for the tax year 2014. The amount to be included in taxable income. The amount to be included in taxable income का मतलब ये है आसान अल्फाज में कि compute the taxable income of Zaman for the tax year 2014 and specify the head of income underline करें। मैंने आपको पहले in the very first lecture मैंने आपको ये बात बताई थी जब heads of income स्टार्ट कर रहे थे कि देखें, अगर हम इसके सामने हेड ऑफ इनकम मेंशन ना भी करें, इनकम हम सही कैलकुलेट करें तो हमारी टैक्सेबल इनकम सही कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन टैक्स ये नहीं है, टैक्स कहता है करेक्ट हेड ऑफ इनकम, इनकम की क्लासिफिकेशन अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हम सारे यही सीख रहे हैं, वरना अगर इस तरह होता तो बस सीधा सीधा आपको वो बता देता कि सैलरी वाले बता देता, प्रॉपर्टी वाले, और कहता कि आपस में ऐड कर लो ये टैक्सेबल। नहीं, देखिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हम इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं, बाकी 4 हेड्स में नहीं लिख सकते। अगर लिख लिया तो ये हमारी मिस्टेक नहीं, ये ब्लंडर कंसिडर होता है। इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम किसी दूसरे हेड में क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह इनकम फ्रॉम सैलरी हम किसी दूसरे हेड में क्लासिफाई नहीं कर सकते। करेक्ट हेड ऑफ इनकम में करेक्ट इनकम हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कह रहा है हेड ऑफ इनकम भी बताएं अंडर विच द इनकम वुड बी क्लासिफाइड। सबसे पहले अपनी आदत नहीं छोड़नी। टैक्स ईयर क्या है? 2014, मतलब 1 जुलाई 2013 से स्टार्ट होगा, 30 जून 2014 को एंड होगा। ये हमारा टैक्स ईयर होगा। जी, क्वेश्चन शुरू करें। ज़मान इज वर्किंग एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन यासिर लिमिटेड। जी, एम्प्लॉय है यासिर लिमिटेड का। Following are the details of sale and purchase relating to capital assets during tax year 2014. जी, relating to his capital assets underline करो। कह रहा है capital assets उसने information आपको given है। Under an employee share scheme 25,000 shares were allotted to Zaman on 1st December 2011. Zaman को 1st December 2011 को 25,000 shares अलॉट किए गए हैं फॉर ₹25 ईच। अकॉर्डिंग टू द स्कीम ही वाज नॉट अलाउड टू सेल ट्रांसफर द शेयर्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स। जी, शेयर्स है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है विद रिस्ट्रिक्शन। देखिएगा, ये आपने नहीं करना, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है विद रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, विद रिस्ट्रिक्शन की ट्रीटमेंट हम करते थे, एम्प्लॉय शेयर स्कीम में पढ़ा था, अर्लियर डेट के ऊपर। किसके ऊपर? अर्लियर डेट के ऊपर। या तो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाए या फिर वो शेयर्स क्या हो जाए? डिस्पोजल। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। रिस्ट्रिक्शन कितने की है? 2 इयर्स की। एक्विजिशन डेट क्या है? एक्विजिशन डेट है 1 दिसंबर 2011। तो रिस्ट्रिक्शन 2 सालों की, 1 दिसंबर 2013 तक, जो हमारे टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है। ये देखिए, ये डेट इस टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है कि नहीं? यहां पे कहीं आया। क्लियर? ठीक हो गया। तो हमारे टैक्स ईयर में ट्रीटमेंट होगी। अब हम देखते हैं हमारे टैक्स ईयर में ये वाला काम हो रहा है, लैप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। हम देखते हैं कि 1 दिसंबर 2013 से कहीं उसने डिस्पोजल तो नहीं किया, क्योंकि विद रिस्ट्रिक्शन शेयर्स के लिए फार्मूला क्या है? अर्लियर डेट। जी, he was not allowed before completion of 2 years from the date of transfer. The face value of each share is ₹10 per share. जब भी face value क्वेश्चन में शेयर्स की गिवन हो उसको इग्नोर करना है, कोई मकसद नहीं होता। Fair market value of the shares were as follows: ₹40 per share on 1 December 2011, जिस दिन with restriction acquire किया 1 December 2011 इस डेट। ठीक है, तो उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी 40। ₹48 per share on 30th June 2012, ₹55 per share on 30th November and ₹61 per share। तो इसमें हमारे लिए अच्छा डिस्पोजल नहीं है,
कौन सा है, लैप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो लैप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन का फार्मूला था गेन इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू लेस टोटल कॉस्ट। जिन बच्चों की एम्प्लॉय शेयर स्कीम समझ आ गई है, ये कोई इतना बड़ा, तो फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की, डेट ऑफ लैप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो 1 दिसंबर 2013 और 30 नवंबर 2013 एक ही बात है। उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू क्या है 30 नवंबर को 55। कितने शेयर हैं, 25,000। लेस टोटल कॉस्ट, एक शेयर कितने का मिला था, 25 रुपए का, इंटू 25। जो भी गेन आ गया वो कहां पे जाएगा, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सेल। ये वाला काम यहां से ये आपने करना है वर्किंग 1 में, और आपके पास वर्किंग 1 में क्या आ जाएगी, इनकम फ्रॉम सेल। क्लियर जी। इसी तरह बी पॉइंट देखें, ही सोल्ड 24,000 शेयर्स ऑफ HQ लिमिटेड ऑन 30 जून 2014 फॉर ₹200 पर शेयर। He had acquired these shares are as follows: 18,000 shares were purchased at ₹55 per share on 25 June 2013। 18,000 शेयर्स सेल किए हैं हमारे टैक्स ईयर में, हमारे टैक्स ईयर के आखिरी दिन, तो टैक्स ईयर 2000। अब ये वर्किंग 1 हो गया, अब वर्किंग 2 पे आ जाए। मैं सिर्फ वर्किंग करता हूं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे जी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है या लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो मोर देन 1 ईयर है, जो गेन आ जाएगा तो इधर वो अप्लाई नहीं करना, वो तब अप्लाई होगा जब डिस्पोजल ऑफ शेयर्स हो और क्या जनरेट हो रहा हो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो इधर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स जनरेट हो ही नहीं रहा, इधर क्या जनरेट हो रहा है, इनकम फ्रॉम सैलरी जी। सेकंड, ही सोल्ड 25,000 शेयर्स 30 जून पे फॉर ₹200 पर शेयर जी। उसने शेयर्स को डिस्पोज ऑफ किया है, तो डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स आएगा जी। जब क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हमेशा शेयर्स प्राइवेट कंपनी के 37 के कंसिडर कर लिया करें, ठीक है जी। 37 एंड 38 जो नॉर्मल है, ठीक हो गया जी। सेल प्राइस क्या है, फार्मूला क्या था, सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिच एवर इज हायर। तो इधर सेल प्राइस गिवन है, कितने शेयर्स है, 18,000, ठीक है। लेकिन अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, कह रहा है 24,000 शेयर्स 200 के एक शेयर सेल किया है। 18,000 शेयर्स वर परचेज एट ₹55 पर शेयर ऑन 25 जून 2013। 6,000 शेयर्स वर अलॉटेड। उसने 24,000 की थोड़ी सी आपको बाइफर्केशन बता दी, कुछ शेयर्स की कॉस्ट अलग है और कुछ की अलग, तो हम अलग अलग कर लेते हैं। सेल प्राइस जो 18,000 शेयर्स की है वो कितनी है, 200, ठीक है। 200 से जितना भी अमाउंट आ जाए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, लेस कॉस्ट। ये 18,000 कितने का मिला था, कॉस्ट गिवन है, ये 55 का एक शेयर मिला था, 55 मल्टीप्लाई बाई 200, ठीक है। ये आ जाएगा, इसमें ये लिस्ट कर दीजिएगा, आपके पास गेन आ जाएगा। अब देखते हैं कि होल्डिंग पीरियड कितना है। तो होल्डिंग पीरियड 25 जून 2013 को परचेज किया था और सेल कब कर रहा है, 30 जून 2014 को, तो एक साल से ज्यादा है। तो 75% जितना गेन आ जाए इसका 75% टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ये 75% जितना भी आया, 75% किसका लेना है, इसका, ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब 6,000 जो 6,000 शेयर्स है वो भी कैपिटल गेन्स में जाएंगे, लेकिन उसकी कास्ट, उसकी भी सेल प्राइस क्या है 200। जो कीमत आ जाए उसमें कॉस्ट लेस करे, कॉस्ट क्या है उसकी 41.25 मल्टीप्लाई बाई 200, ठीक हो गया। ये लिस्ट कीजिएगा, लिस्ट करके इसका होल्डिंग पीरियड, ये परचेज किए थे 28/5 को, तो इसका होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है, तो जितना गेन आएगा वो टोटली 100% टैक्सेबल होगा। तो ये 75% गेन प्लस ये 100% गेन, ये दोनों ऐड कर लोगे और ये आपके पास आ जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, सिर्फ आपने कैलकुलेशन करनी है जी। थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट, again of ₹3 lakh was realized on the sale of shares of Zishan Industry Limited, a public listed company in June 2014.
These shares were acquired on 31st May 2013. जी रिक्वायरमेंट में क्या था? कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। लिस्टेड कंपनी के शेयर है, क्या लिस्टेड कंपनी के शेयर? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है सेक्शन 37A। तो सेक्शन 37A का इनकम जो है वो हम टैक्सेबल इनकम में कहीं पे भी मेंशन नहीं करते। मैंने आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की इनकम हम कैलकुलेट नहीं करते, हम उस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इधर सी पे आप नोट लिख दोगे नीचे कि ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इसलिए टैक्सेबल इनकम में ये वाली इनकम नहीं आएगी, वरना गेन उसने बताया हुआ है। Zaman sold a painting to his brother on 23rd March for rupees 1.8 million. Zaman had purchased. Section 38 है, लॉस आ रहा है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस अंडर सेक्शन 38, इस पे भी नोट लिख लोगे। और ई पॉइंट है, ही सोल्ड हिज ओल्ड फर्नीचर टू फुरकान फॉर रुपीज 285,000 on 25th June 2014. The furniture was, he sold old furniture, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी है इस पे भी। तो ये इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं, नोट लिख लोगे। मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी डज नॉट फॉल अंडर द डिफिनीशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो कैपिटल एसेट नहीं है, नो कैपिटल गेन नो कैपिटल लॉस। पर्सनल एसेट का हम सेव करते हैं, किसी भी हेड में ट्रीटमेंट नहीं करते जी। अब इनकम फ्रॉम सैलरी आपके पास यहां से जनरेट हुई, वो लिख लोगे, प्लस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। क्लियर? आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। गुलजार रिक्वायरमेंट पढ़े, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और लॉस ऑन द अबव ट्रांजैक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सही है, सेम वही रिक्वायरमेंट है जो इससे पहले क्वेश्चन का था। गुलजार इज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट एंड ऑपरेट्स वेरियस बिजनेसेस, डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर टैक्स ईयर 2018। टैक्स ईयर हमारा है क्या है? टैक्स ईयर है हमारा 2018, मतलब जुलाई 17 से स्टार्ट होगा और जून 18 को एंड होगा, 30 जून, और 1 जुलाई से स्टार्ट। ठीक होगा। An immovable property was sold for rupees 50 million. The cost of the immovable property was rupees 25 million. Tax depreciation of rupees 4 million. The most important, जब कैपिटल एसेट पढ़ा रहा था तो उधर डिफिनीशन में कैपिटल एसेट की डिफिनीशन में लिखा था डज नॉट इंक्लूड डिप्रिसिएबल एसेट। याद रखिएगा, वो कभी भी डिप्रिसिएबल एसेट का नाम यूज नहीं करेगा, ये यूज नहीं करेगा कि डिप्रिसिएबल एसेट है। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, एसेट जितने भी है वो आपको दो किस्म के देगा, एक वो देगा जो पर्सनल होंगे और एक वो देगा जो बिजनेस एसेट होंगे। पर्सनल एसेट में जैसे हाउस आ गया, बिल्डिंग आ गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और इसी तरह इसमें भी बिल्डिंग आ सकता है, फैक्ट्री बिल्डिंग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये, याद रखिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर सुनिएगा। आपने अपने घर पे कभी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट की है? नहीं, तो उसको हम डिप्रिसिएबल एसेट कह सकते हैं? नहीं। मैंने कहा था डिप्रिसिएबल एसेट का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? बिजनेस के साथ। तो हमें कैसे पता चलेगा जब डिप्रिसिएबल एसेट, जब भी क्वेश्चन में किसी एसेट का टैक्स डिप्रिसिएशन गिवन हो या डब्ल्यूडीवी गिवन हो तो समझ जाइएगा कि ये एसेट कहां पे यूज हो रहा है? बिजनेस में। तो बिजनेस एसेट हमारा कैपिटल एसेट नहीं होता, ये डिप्रिसिएबल एसेट होता है। इधर देख लीजिए, An immovable property was sold for rupees 50 million. The cost of the immovable property was rupees 25 million. अगर यहाँ तक इंफॉर्मेशन होता ना तो फिर हम समझते कि ये पर्सनल है। इससे आगे उसने काम खराब कर दिया। टैक्स डिप्रिसिएशन, जब टैक्स डिप्रिसिएशन का वर्ड, तो टैक्स डिप्रिसिएशन हम पर्सनल पे नहीं चार्ज करते, हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे चार्ज करते। तो इस पे नोट लिखना है, नो कैपिटल गेन और लॉस, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा, एक रिक्वायरमेंट में एक चेंज है, पहले वाले रिक्वायरमेंट में था टैक्सेबल इनकम, ठीक है,
टैक्सेबल इनकम, तो इसमें 5 हेड्स आ सकते थे, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी भी आ गई। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल गेन और लॉस। तो ये रिक्वायरमेंट जब हो, अंडरलाइन करें, मैंने बताया नहीं, ये रिक्वायरमेंट तब ही आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। तो ये बिजनेस डिप्रिसिएबल प्रॉपर्टी जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बिजनेस एसेट होता है, ये कैपिटल एसेट नहीं होता। तो इस पे नोट लिखना है, नो कैपिटल गेन और लॉस बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी depreciable asset is excluded, specifically excluded from the definition of capital asset. G. Second, a car was disposed of rupees 1.2 million. The car was acquired on 1st July 2016. The tax written down value. सेम यही कॉन्सेप्ट, ये भी बिजनेस एसेट है, बिजनेस में यूज हो रहा है। अगर कार पर्सनल भी हो तब भी कैपिटल एसेट के डिफिनीशन से बाहर है, और इधर तो स्पेसिफिकली, तो इधर आपने लिखना है डिप्रिसिएबल एसेट। क्लियर, ये भी कैपिटल है, इस पे भी नोट लिखना है। एन एंटीक स्कल्पचर वाज, ये सेक्शन 38 का है, आप देख लोगे। गेन आ रहा है वर्किंग में, गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स सेक्शन 37 और 38, इसके लिए अलग से वर्किंग बना लोगे। 37A और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हो उसके लिए अलग, ठीक है। तो इधर जो भी आ रहा है, होल्डिंग पीरियड देखना है, मोर देन 1 ईयर है, अगर 1 ईयर से ज्यादा 75%। लिस्टेड सिक्योरिटीज वर सोल्ड, वर्किंग नंबर 2। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, लेकिन कौन से वाला, 37A सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ठीक है। वो 4 कैटेगरीज बनाने हैं, डेट ऑफ परचेज पे डिपेंड करता है। और ये पहले 2 A और B जो है, ये उस कैटेगरी में आएगा, एक्विजिशन आफ्टर 1 जुलाई 2016, 15% टैक्स होगा जितना गेन आ गया। और ये C जो है, ये 1 जून 2016, लेकिन इसका होल्डिंग पीरियड ये 1 जुलाई 13 और 30 जून 2016 के दरमियान में एक्वायर किया गया है। तो होल्डिंग पीरियड देखना है, डेट ऑफ सेल 17 जून 2018 है और 1 जून 2016, 24 महीने से कम में, तो इस पे टैक्स लगेगा आई थिंक 12.5% के 7.5%, जितना भी है वो आप देख लीजिए। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 2 जी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होम असाइनमेंट है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी होम असाइनमेंट है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी होम असाइनमेंट है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, ये आपका होम असाइनमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 1 पार्ट बी में एक थोड़ा सा मसला आता है बच्चों को कि सर क्या, याद रखिएगा, इधर सुनिएगा। फॉर एग्जांपल, एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी की बात कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट ऑर्डिनेंस में नहीं है, ये आप समझिएगा अगर कभी पेपर में पूछे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। अगर एक प्राइवेट कंपनी है, ए प्राइवेट कंपनी है फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिकली आपको वो बता दें, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी कौन से सेक्शन में फॉल करता है, सेक्शन 37, ठीक होगा। एक और कंपनी है, वो भी प्राइवेट है, लेकिन उसके साथ ये लिख ले कि इसके 50% या इससे ज्यादा आर मोर शेयर्स हेल्ड बाय, जी ये एग्जाम टाइप पे आपको बता रहा हूं, हेल्ड बाय एनी गवर्नमेंट, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, फॉरेन गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ने इसके मोर देन 50% या 50% शेयर्स किसके पास हो, उसका मालिक कौन हो, प्राइवेट कंपनी के 50% गवर्नमेंट हो, तो फिर ये सेक्शन 37A में फॉल करेगा। इसकी ट्रीटमेंट आप सेक्शन 37A सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम वाला करें। एक ये कॉन्सेप्ट, और दूसरा हो गया। अच्छा हाँ, आपको 2 किस्म के कंपनी देगा। फॉर एग्जांपल, आपको कहे कि कंपनी ए है, ठीक है, और लिस्टेड है ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये भी ऑर्डिनेंस में नहीं है, ये भी एग्जाम टाइप पे, लिस्टेड है ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी कंपनी है, इसके शेयर्स कहां पे फॉल करेंगे, सेक्शन 37A, ये सिक्योरिटीज में। कंपनी भी है और आपको कहे लिस्टेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, बेशक पब्लिक कंपनी वो साथ लिखेगा,
ठीक है। तो फिर ये वाली जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे ये सेक्शन 37 में फॉल करती है। ये दो बातें जो मैंने आपको डिस्कस की एग्जाम्पल पे, ये ऑर्डिनेंस में गिवन नहीं है, लेकिन पास पेपर्स में इस तरह की वर्डिंग यूज हुई है, तो आपको ये चीज़ें जो है समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये था आपका पास पेपर्स के 2 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन 1B भी मैंने सॉल्व कर दिया, उसमें यही मसला सिर्फ आ रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम न्यू चैप्टर पे जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।